13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास विनोद पटेल नाम का एक किसान अपने खेत में जाता है। वो महसूस करता है कि उसे अजीबोगरीब दुर्गंध आ रही है। वो पता करने की कोशिश करता है कि दरअसल ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी वो अपने खेत के एक कोने में कुआं होता है, वहां पहुंच जाता है और उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुएं के अंदर दो बोरियां पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ही वो उन्हें देखता है तो आसपास में जो भी खेतों में लोग काम कर रहे थे उन सभी को आवाज लगाता है। कुछ ही देर में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस दृश्य को देखते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा 112 नंबर पे कॉल कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस ही यहाँ आकर अपनी जांच पड़ताल करेगी और पता लगाएगी कि दरअसल ये दुर्गंध किस वजह से आ रही है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस कुएं से उन दोनों बोरियों को बाहर निकलवाती है तो पता लगता है कि दरअसल उन बोरियों के अंदर एक महिला के शव के 4 टुकड़े हैं, जिनके अंदर एक गर्दन से और धड़ तक का हिस्सा होता है और एक धड़ से घुटनों तक का हिस्सा होता है। साथ ही में 2 हाथ होते हैं। इन शव के टुकड़ों को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो किसी महिला का शव था, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। दरअसल उस उन शव के टुकड़ों के अंदर जो महिला का सर और पैर नहीं थे। महिला का सर ना होने के कारण उस महिला का कुछ पता नहीं लगता कि दरअसल महिला कौन है। लेकिन सवाल ये भी था कि महिला का सर और पैर, जो पैर के 2 टुकड़े हैं, वो कहाँ है। इसी की छानबीन की खातिर पुलिस उस कुएं के सारे पानी को बाहर निकलवा देती है ताकि पता लग सके कि कातिल ने महिला के सर और पैरों को यहीं छुपाया है या फिर कहीं और। लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं लग पाता, वहां कुछ नहीं मिलता। पुलिस अपनी ओर से और छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता। इस केस की जांच के लिए पुलिस की 18 टीमों का गठन किया जाता है, जिसके अंदर 50 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी होते हैं और ये सभी पुलिस कर्मचारी आसपास के 100 गांवों में जाकर अपनी जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं कि कोई महिला की गुमशुदगी है या फिर जो शव के टुकड़े मिले हैं उसके बारे में बताकर। लेकिन उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी पुलिस को कुछ जो संदिग्ध मोबाइल नंबर मिलते हैं उन्हें सर्विलांस पर डाला जाता है और जो आसपास की जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन्हें खंगाला जाता है। जो कातिल होता है उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम तक रखा जाता है, लेकिन कातिल ऐसी गलती कर बैठता है कि वो पकड़ा जाता है और गिरफ्तारी के समय कातिल का एनकाउंटर तक हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये महिला कौन है और इसकी हत्या क्यों और कैसे की गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूब बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है टिक्कमगढ़ और इसी का एक थाना लगता है चंदेरा। चंदेरा थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है मेलवारा। मेलवारा की ही रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम रचना यादव होता है, उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद रचना यादव अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल के अंदर जो पति होता है वो उस पे काफी रोक टोक किया करता है। रोक टोक भी क्यों ना करे कि दरअसल जो रचना यादव है वो है ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उससे बातचीत करता तो वो उससे काफी प्रभावित प्रभावित होता, इम्प्रेस होता। और इन्हीं सब चीजों के चलते जो रचना यादव का पति था उसे काफी परेशानी होती, वो टेंशन में रहता और उनमें रोक टोक के चलते मनमुटाव होने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता है, 5 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इस समय के साथ साथ उनके मनमुटाव भी काफी बढ़ जाते हैं। इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन 2 बच्चे होने के बाद जो पति पत्नी के अंदर एक विश्वास बनना चाहिए था वो उनमें बनने के बजाय टूटता चला जाता है और घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलह होने लगता है। इसी के चलते दोनों निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम अलग हो जाए और दोनों आपस में डिवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। जो रचना यादव होती है
वो अपने पति, बच्चों को और अपने ससुराल को छोड़कर अपने पियर लौट आती है और वहीं रहने लगती है। कि कुछ ही समय गुजरा था कि उत्तर प्रदेश के जिला लगता है झांसी, और झांसी का ही एक थाना लगता है टोडी फतेहपुर। यहाँ का एक गांव लगता है महिबा। महिबा के अंदर ही एक जो शख्स होता है शिवराज सिंह यादव, इसके साथ रचना यादव जो होती है उसकी कुछ मुलाकातें होती हैं और दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो दोनों डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें, साथ रहें। दोनों शादी भी कर लेते हैं और शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। जो रचना यादव होती है वो अपने जो बीते हुए कल के सारे पन्ने खोल के शिवराज सिंह के सामने रखती है कि दरअसल उसके पति के साथ उसका कैसा रिश्ता था। लेकिन जो शिवराज सिंह है वो कहता है कि ये तुम्हारा बीता हुआ कल है, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इनकी लाइफ खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी कि साल 2023 की बात है कि शिवराज यादव का जो बड़ा भाई होता है इसकी शिकायत लेकर रचना यादव नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कहती है कि साहब, जो मेरा जेठ है उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। पुलिस रचना यादव की बातों को सुनती है और एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन वही पुलिस स्टेशन के अंदर एक उसी गांव का एक पूर्व प्रधान होता है संजय पटेल, वहीं बैठा था, सारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद वो रचना यादव से कहता है कि दरअसल मुझे बताइएगा तुम्हारे साथ क्या हुआ। थोड़ी हमदर्दी के साथ उससे पूछता है। प्रधान था, पूर्व प्रधान था वो। तब रचना यादव उसे अपनी आपबीती बताती है कि दरअसल मेरे साथ ये बात हुई है, और जो पूरी वारदात बता देती है। और जो पूर्व प्रधान होता है दरअसल उसकी जो छवि थी ऐसी थी कि जो वर्तमान में प्रधान था वो भी इसी प्रधान की बदौलत प्रधान बना था। आखिरकार एफआईआर दर्ज हो जाती है और मामला कोर्ट पहुंच जाता है। यह मामला गटोर कोर्ट के अंदर विचाराधीन रहता है। इसी केस के सिलसिले में जो पूर्व प्रधान जी संजय पटेल हैं और रचना यादव, दोनों के बीच मुलाकात होने लगती है, आपस में साथ में आना जाना। अब प्रधान जी इस केस को पूरी तरीके से खुद हैंडल करने लगते हैं, और शायद रचना उन्हें इतनी पसंद आ गई थी कि वो रचना से कहते हैं कि अब तुम्हें घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस केस में जितने भी पैसे लग जाएं मैं तुम्हारी बात खराब नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे कर उनमें दोस्ती हो जाती है और पता ही नहीं लगता कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्रधान जी हैं जो उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। इसी के चलते प्रधान जी रचना यादव के लिए झांसी में ही रहने की व्यवस्था करवाते हैं, ठहरने की व्यवस्था करवाते हैं, ताकि उसे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और कुछ समय बीतने के बाद गुरसराय एक जगह लगती है झांसी में ही, वहां रचना यादव का परमानेंट रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। अब प्रधान जी का जब मन करता वो रचना यादव से मिलने चले आते। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। समय गुजरता है धीरे धीरे, पता ही नहीं लगता कब 2 साल गुजर जाती हैं। एक दिन अचानक जून 2025 के अंदर खबर मिलती है कि जो रचना यादव का पति था शिवराज सिंह यादव, दरअसल उसकी मौत हो गई, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब रचना यादव है जो प्रधान जी से कहती है कि अब मेरे से अकेला नहीं रहा जाता, क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो, हम शादी करके साथ में रहना चाहती हूँ मैं। लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि देख रचना, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगा। जैसे हमारा रिश्ता चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। लेकिन रचना मन ही मन सोचती है कि
अब उसका पति गुजर चुका है। अब वो इस तरीके से किसी की रकेल बनकर तो नहीं रह सकती। दरअसल जो प्रधान जी हैं वो पहले से शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, जिनमें एक छोटा बेटा 21 साल का है। अब धीरे धीरे कर वक्त गुजरता है। इसी बीच तारीख आती है 6 अगस्त 2025 की, कि रचना यादव को एक रोज पीरियड होते हैं, और पीरियड भी इतने खतरनाक कि उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। अब वो काफी परेशान होकर जो प्रधान जी होते हैं उन्हें कॉल करती है और कहती है कि प्रधान जी आज मैं काफी परेशान हूँ, ये मुझे दिक्कत है। प्रधान जी कहते हैं तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस कुछ ही समय में मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रधान जी तुरंत पहुंचते हैं रचना के पास और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि रचना यादव को तो एडमिट करना पड़ेगा। उसे एडमिट कराया जाता है, 2 दिन तक उसका इलाज चलता है। 8 अगस्त 2025 को हॉस्पिटल से रचना को छुट्टी मिलने वाली थी। प्रधान जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डिस्चार्ज के लिए बातचीत करते हैं। तभी रचना कहती है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो सीधा कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही काटनी है। प्रधान जी जैसे ही इस बात को सुनते हैं तो उन्हें झटका लगता है। वो रचना को समझाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, लेकिन रचना जो है हाथ पकड़ के बैठ जाती है कि नहीं, कहीं नहीं जाना, जाऊंगी तो सिर्फ कोर्ट जाऊं। काफी समझाने के बाद प्रधान जी परेशान होकर वहां से चले जाते हैं, और उनका एक भतीजा होता है संदीप पटेल, उससे जाकर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि यार बेटा आज बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। और पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि दरअसल जिस महिला के साथ में मैं रह रहा हूँ उसे मैं इन 2 साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज्यादा रुपए दे चुका हूँ, लेकिन ये शादी करने पे अटकी हुई है, शादी की हट पकड़ रखी है इसने। तभी भतीजा कहता है कि कोई बात नहीं चाचा, परेशान मत हो आप, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है। दरअसल जो संदीप पटेल है साल 2022 के अंदर एक महिला मर्डर केस के अंदर जेल काट कर आया था, और उसी दौरान इसकी दोस्ती किसी प्रदीप नाम के शख्स के साथ होती है जेल के अंदर। अब उसी अपने दोस्त को कॉल लगाता है और कहता है कि यार मेरा चाचा है और काफी परेशान है, पूरी कहानी बताता है। कहता है कि चाचा की मदद करनी है। तभी प्रदीप कहता है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसके बाद जो संदीप पटेल है अपने चाचा को साथ लेता है और गाड़ी उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो प्रधान जी है रचना से बातचीत करते हैं और उसे समझाते हैं, लेकिन रचना तो उसी हट के ऊपर हटकी हुई है कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, अगर जाऊंगी तो सिर्फ कोर्ट जाऊंगी और तुम्हारे साथ शादी करनी है, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अब प्रधान जी को समझ आ चुका था कि ये शादी की हाँ किए बिना यहाँ से नहीं हिलने वाली। प्रधान जी कहते हैं कि ठीक है, आज तो 9 अगस्त है, लेकिन आज तो शादी हो नहीं सकती, कल 10 अगस्त को अपन कोर्ट जाकर शादी कर लेंगे। जैसे ही प्रधान जी ये बात कहते हैं तो रचना भी मान जाती है। अब वहां से रचना की जो छुट्टी मिल जाती है, डिस्चार्ज करवाया जाता है। उसके बाद तीनों वहां से निकलते हैं। जो संदीप पटेल होता है गाड़ी की ड्राइवर सीट पर, रचना यादव पीछे, रचना के ही बगल में प्रधान जी बैठ जाते हैं। प्रधान जी कहते हैं कि तुम 2-3 दिन हॉस्पिटल रही हो, शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, काफी परेशान हो गई है तुम, क्यों ना हम कहीं घूम कर आते हैं। रचना मान जाती है, चलो चलते हैं। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद प्रधान जी कहते हैं कि यार आज मेरा दिमाग है ना जो बहुत खराब हो गया है, बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे है ना शायद शराब की जरूरत है, तो क्यों ना शराब पी जाए। तभी जो संदीप होता है वो अपने दोस्त प्रदीप को कॉल करता है और शराब के साथ में रास्ते में मिलने के लिए कहता है। कुछ दूरी पर जो प्रदीप है वो उन्हें शराब के साथ में मिल जाता है।
अब चारों तसल्ली से गाड़ी के अंदर बैठ के शराब पीते हैं और अपना आगे चलते रहते हैं। उन्हें शराब पीते पीते वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। अब जब काफी समय गुजर चुका था तो जो रचना यादव है वो प्रधान जी से कहती है कि काफी समय गुजर गया है, अब हमें घर लौट जाना चाहिए। इसी बीच जो प्रदीप है वो नशे की हालत में काफी गुस्से में रचना यादव से कहता है कि देख रचना, तुझे साफ साफ कह दूं कि जो प्रधान जी है वो तेरे साथ शादी नहीं करने वाले। जैसे ही ये बात रचना यादव सुनती है उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तू होता कौन है मेरे से ये सब कहने वाले, कि प्रधान जी मेरे साथ शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तू है कौन। नहीं। फिर से वो गुस्से में कहता है कि देख, तुझे समझ जाना चाहिए ये शादी नहीं करेगी। अब जैसे ही रचना गुस्से में उसको बोलती है तभी प्रधान जी भी बोल पड़ते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब रचना इस बात को सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और को कहती है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये सही कह रहा है, तुम भी सही कह रहे हो, लेकिन इसके बाद में चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन इसके बाद जो होगा उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही प्रधान जी इस बात को सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। आपस में उनमें बहस होने लगती है। इसी दौरान जो प्रधान जी है रचना का गला पकड़ लेते हैं और उसे तब तक दबाते हैं जब तक उसकी मौत ना हो जाए। इसी बीच वो काफी झटपटाती है, लेकिन जो प्रदीप और संदीप है उसके हाथ पैरों को पकड़ लेते हैं और उसकी तीनों मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। रात काफी ज्यादा हो जाती है और वो दरअसल जिस ओर घूमने जा रहे थे लहचूर बांध की ओर आखिरकार वहां पहुंच जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम रचना यादव की जो बॉडी डेड बॉडी है उसके साथ में पत्थर वत्थर बांध कर इस बांध के अंदर ही डाल देते हैं, ताकि बॉडी कभी ऊपर भी नहीं आएगी और ना ही कभी किसी को पता लगेगा, ना हम पकड़े जाएंगे। जैसे ही वो इस प्लान को करने वाले थे कि अचानक से वहां 112 नंबर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। अब वो देखते हैं कि जैसे ही पुलिस की जो लाइट होती है और जो आवाज होती है पुलिस की गाड़ी की कुछ दूरी पर थी, लेकिन उन्हें लगता है कि वो तो जैसे हमारे पास ही आ रही है, वो तुरंत घबरा कर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद लखेरी जो बांध होता है वहां पहुंच जाते हैं और वहां भी वो इसी मकसद से आए थे कि वो ही प्लान उनका कि इस बांध के अंदर वो रचना यादव की बॉडी को उसी तरीके से डाल देनी। लेकिन तभी वहां भी एक गार्ड होता है जो आ जाता है और कहता है कि भाई इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब वो लोग वो तीनों उस गार्ड को वहां देखते हैं तो वो वहां से भी निकल जाते हैं और काफी परेशान होते हैं। तभी जो संजय पटेल प्रधान जी होते हैं उसे याद आता है कि जो उन्हीं के महुआ गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है किशोरपुर, उस गांव में एक कुआं है और उस जो कुआं है वहां पे आसपास में ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे हैं, ना ही कोई रिहायशी इलाका, और ना ही वहां कोई शायद हमें मिलेगा। तो तीनों डिसीजन लेते हैं कि सीधा वहीं चलना है और रात को 9 अगस्त की रात को वो वहां पहुंच जाते हैं। अब वो जो रचना यादव होती है उसकी जो शव होता है उसके 7 टुकड़े करते हैं। उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है, उसके दोनों हाथ अलग कर दिए जाते हैं, उसका धड़ अलग कर दिया जाता है और घुटनों से नीचे जो पैर हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी गाड़ी के अंदर जो कुछ जैसे अपना खाद के कट्टे होते हैं इस तरीके से उनके पास बोरियां पड़ी थी, उसके अंदर वो रचना यादव के शव के धड़ को और जो नीचे का हिस्सा है धड़ का और हाथों को उसमें डालकर उस कुएं के अंदर डाल देते हैं। लेकिन जो सर और जो पैर होते हैं वो दूसरी बोरी में डालकर वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वो लोग पहुंचते हैं
लखेरी नदी के पुल के ऊपर वहां जाकर उन हिस्सों को फेंक दिया जाता है और सोचते हैं कि अब ये कभी नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने बड़ी ही अपनी जो सफाई से काम कर दिया था, जो बॉडी के कुछ हिस्से थे कुएं में डाल दिए थे और जो सर और पैर थे वो यहाँ लखेरी नदी के अंदर डाल दिए थे। लेकिन जो रचना यादव थी वो अक्सर अपने भाई से बातचीत किया करती थी। लेकिन जो 9 अगस्त की रात थी, 9 अगस्त से ही उसका भाई उसको कॉल कर रहा था और उसकी बातचीत नहीं हो पा रही थी। वो 10 अगस्त को भी बात करता है, 11 को भी कॉल करता है, लेकिन उसकी अपनी बहन से बातचीत नहीं हो रही। उधर पुलिस को भी एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। इसी दौरान जो रचना यादव का भाई है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहता है कि सर, मेरी बहन है रचना यादव और जो काफी समय से उससे बातचीत नहीं हो रही, जरा आप पता करके बताइए कि क्या मामला है। तभी पुलिस को रचना यादव के मोबाइल नंबर दिए जाते हैं और कुछ जानकारी दी जाती है कि वो कहाँ रहती थी क्या। अब पुलिस जब रचना यादव के मोबाइल नंबर्स को सीडीआर निकलवाई जाती है तो पता लगता है कि रचना यादव संजय पटेल प्रधान जी से काफी बातचीत किया करती थी और इनका रिश्ता जो वहाँ का जो गांव था उन सभी लोगों को भी लगभग पता था। अब जैसे ही सीडीआर निकलवा कर संजय पटेल का नाम आता है तो पुलिस संजय पटेल को पूछताछ के लिए बुलाती है। बुलाने पे संजय पटेल कहता है कि सर, रचना यादव जो जिंदा है, मैं उसे लेकर आता हूँ। इस तरीके से वो रचना यादव को झूठ बोलकर रचना यादव के लिए पुलिस को धोखा देकर वहां से निकल जाता है। लेकिन पुलिस फिर से उसे पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है सख्ती से, तो वो सारी कहानी बताने लगता है। साथ ही में वो पुलिस को ये भी बता देता है जो उसका भतीजा था और भतीजे का जो दोस्त है प्रदीप, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन जो गिरफ्तारी के दौरान ही वो लोग पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तब पुलिस भी जब उन पे फायरिंग करती है तो उसके जो प्रदीप है उसकी गोली लग जाती है। इसी ने रचना यादव की बॉडी के 7 टुकड़े किए थे। ये कहता था कि सिर्फ 15,000 रुपए की शायद इनको इसको देने की बात हुई थी। इस 15,000 रुपए के लिए ही उसने रचना यादव के शायद सब के 7 टुकड़े किए थे। बड़ी बड़ी प्रधान जी से जब मुलाकात हुई थी तो बड़ी बड़ी हाँकता था कि प्रधान जी, आप कैसी बातें कर रहे हो, जब 15,000 रुपए देने की बात आई तो हम तो आपके लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन जब पुलिस की गोली लगी तब ये कहता है कि अब मैं जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, अब कभी भी ऐसा अपराध नहीं करूंगा। दोस्तों, आप इस घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? आपके दिल और दिमाग में क्या विचार आते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर घटना आप तक पहुंच सके, साथ ही में समाज तक पहुंच सके।